बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें हम लोग प्लांट्स के जो सेक्शुअल साइकिल है उससे संबंधित विषयों को पढ़ते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक्स हमें स्टडी करने होते हैं उसमें एंथर है, एंथर का स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, फिर नर युग्मोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। इसी प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सभी टॉपिक्स हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम लोग ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक है ये स्टेमेंस और एंथर के स्ट्रक्चर को हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे आपको पता है ये एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें आप सेपल्स और पेटल्स तो इसके स्टेराइल ऑर्गन्स हैं और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप देखिए कि इसमें हमें स्टेमेंस और कार्पल दिख रहा है। स्टेमेंस जैसे आपको पता है इसमें फिलामेंट और एंथर पाया जाता है जिसको हम लोग पुतंतु कहते हैं और एंथर्स को परागकोश कहते हैं। इसी प्रकार से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें कार्पल है जो कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में विभाजित होता है। आज हम लोग जो है मेन एंथर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एंथर होता है अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे ये एक टीएस ऑफ एंथर हमको दिखाई दे रहा है। एंथर जो है इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसके मुख्य जो भाग होते हैं वो फिलामेंट होता है, फिर इसमें एक संयोजी या कनेक्टिव होता है और इसमें परागकोश या एंथर्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो परागकोश या एंथर्स होते हैं इसकी दो पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में दो परागपुट या पराग प्रकोष्ठ या पोलन सैक्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इस प्रकार के जो स्टेमेंस होते हैं इनको हम लोग डायथिकस या द्विकोष्ठी कहते हैं। जो परागपुट या पोलन सैक्स होते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स को ही हम लोग माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। इस प्रकार जो बेसिक या एक परागकोश होता है उसमें दो पालियाँ होंगी और प्रत्येक पाली में दो परागपुट अर्थात 4 लघु बीजाणुधानियाँ या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। अब आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें अब आप देख लीजिए सेंटर में आपको कनेक्टिव दिख रहा है और इसमें मुख्य रूप से दो पालियाँ दिख रही हैं और प्रत्येक पाली के अंदर दो आपको परागपुट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया डायथिकस प्रकार का। कुछ में एक कोष्ठी या मोनोथिकस जो है वो प्रिमिटिव मेंबर्स में भी पाए जाते हैं। जैसे मालवेसी की फैमिली में हमको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें जो हम लोग अब इसके ये एक टीएस ऑफ एंथर है। अब हम इसके थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो एंथर की जो वॉल होती है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जो मैच्योर एंथर होता है इसकी जो भित्ति या वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है और इसको हम लोग ज़्यादातर 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार की परतों से ये निर्मित होती है और ये होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स और टैपिटम। इनके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिडर्मिस की। ये जो एंथर होता है या परागकोश की भित्ति का सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम लोग बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। परागकोश के विकास के साथ साथ जो एपिडर्मिस की कोशिकाओं में भी एंटीक्लाइनल या अपनतिक प्रकार का विभाजन होता है जो एपिडर्मिस को परागकोश के आंतरिक उत्तक के साथ वृद्धि के साथ संगत बनाए रखने में सहायक होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एपिडर्मिस होती है ये आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर की है। ये सिंगल सेल इन थिकनेस होती है और इसके सेल्स जो हैं वो एंटीक्लाइनल के लिए डिवाइड करते हैं ताकि वे
जो एंथर ग्रो कर रहा है उसके साथ ये कोप अप कर सकें। इसके बाद जो एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग एंडोथीसियम कहते हैं। जो एंडोथीसियम होता है इसकी कोशिकाएं की परत जो होती है वो मोटी होती है। कुछ कुछ पादपों में ये मल्टी लेयर्ड भी पाई जा सकती है। एंडोथीसियम जो है वो इसके सेल्स रेडियली इलोंगेटेड होते हैं और लंबे होते हैं। एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जो उसकी इनर टेंजेंशियल वॉल या आंतरिक स्पर्श रेखाएं होती हैं उसमें रेशेदार पट्टियां या फाइब्रस बैंड्स पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एंडोथीसियम का काम होता है, जो इसमें जो ये परत होता है ये जब मैच्योर हो जाती है तो ये परागकोश की भित्तियों को टूटने में सहायक करती हैं। तो इसका एंडोथीसियम का जो मेन जो होता है वर्क होता है ये इसके डेhiscence में या उसके स्फुटन में मदद करती हैं। इसके बाद एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर्स आती हैं। ये मिडिल लेयर्स जो हैं ये करीब 1 से 3 तक की लेयर होती हैं और ये अल्पजीवी या एफिमरल होती हैं और अधिकांश पादपों में इस परत की कोशिकाएं ये पराग मात्र कोशिकाओं जब मायोसिस के डिवीजन तक पहुंचती हैं उस समय ये चिपटी हो जाती हैं और बाद में ये क्रश हो जाती हैं। तो ये ज़्यादातर माइक्रोस्पोर जब मियोसिस वाली स्टेज होती है उस समय में ये डीजनरेट होने का हो जाती हैं। तो ये मिडिल लेयर्स के बाद आपको ये याद रखना है कि मिडिल लेयर जो है एफिमरल है, 1 से 3 लेयर की होती है और ये जल्दी डीजनरेट कर जाती हैं। इसके बाद आती है बात टैपेटम की। टैपेटम जो है वो एंथर वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये सिंगल सेल की होती है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और इसका न्यूक्लियाई भी बहुत सुस्पष्ट प्रकार का या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इनके जो बिहेवियर के आधार पर हम लोग टैपेटम को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है एमीबॉयड टाइप का या इसको हम लोग पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम भी कहते हैं और दूसरा सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टैपेटम कहा जाता है। जो एमीबॉयड प्रकार का टैपेटम होता है इसकी जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स और रेडियल वॉल्स, ये जल्दी विघटित हो जाती हैं। इसकी वजह से इसका जो जीव द्रव्य या जो प्रोटोप्लाज्म है ये पॉलन चैम्बर में मुक्त हो जाता है और ये सभी कोशिकाओं का मुक्त हुआ जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये संयुक्त होकर ये एक टैपेटल पेरीप्लाज्मोडियल का निर्माण करता है। और ये जो पेरीप्लाज्मोडियम होता है ये हाइड्रेट करता है और ये पॉलन ग्रेन की वॉल पर ट्राइफीन के रूप में डिपोजिशन या डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार का टैपेटम है इसको हम लोग सिक्रीटरी प्रकार का कहते हैं। इस प्रकार का टैपेटम जो है इसकी कोशिकाएं परागकणों के बन जाने तक सुस्पष्ट रूप से बनी रहती हैं, मतलब कि वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं और परागकणों के जो पोषक के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो इन कोशिकाओं की भित्ति के द्वारा ही स्रावित होते हैं। और ये जो इस प्रकार का जो टैपेटम है ये एंजियोस्पर्म्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो टैपेटम जो है वो सबसे अंदर वाली वॉल होती है और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है, एमीबॉयड जो कि थोड़ी प्रिमिटिव होती है और सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर जो कि एडवांस टाइप की होती है। तो ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको दोनों के टैपेटम नज़र आ रहा है। जो पहला डायग्राम है ऊपर वाला ये हमें सिक्रीटरी प्रकार का दिखा रहा है। इसमें जो टैपेटम है जिसके आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस नज़र आ रहा है वो सुस्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है जब माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के टाइम पे, जबकि एमीबॉयड में टैपेटम के सेल्स विघटित हो जाते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम बना लेते हैं और इन्होंने जो पॉलेंस हैं उनको इसमें घेरा हुआ है। हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। टैपेटम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब पॉलन ग्रेन्स की परिवर्धन की अवधि के पूर्व और अवधि के दौरान यदि टैपेटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं अथवा बहुत अधिक समय तक कोशिका में अवस्था में बनी रहती हैं तो पराग
मात्र कोशिकाओं में स्टेराइल पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। टैपेटम के जो मेन फंक्शंस हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ये पराग जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको भोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर ये जो एग्जाइम होती है या पोलन ग्रेन्स का जो बाहरी चोल है उसके निर्माण में मदद करती हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एंथर में डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को भोजन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और ये जो पोलन ग्रेन की जो बॉल है उसको फॉर्म करने में भी मदद करती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग और इसके बारे में एंथर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।